हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अंकित वर्मा जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे संसद में विधि का निर्माण कैसे किया जाता है। संसद में विधि निर्माण, संसद में विधि निर्माण, विधि निर्माण। मैं बताया था कि संसद विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये सर्वोच्च संस्था संसद विधि कैसे बनाती है, इसकी प्रक्रियाएं क्या होती है तथा किन चरणों से होके ये विधि की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराना पड़ता है। जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति महोदय इस पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये विधेयक विधि बन जाता है। एक शब्द आया है विधेयक। विधेयक क्या होता है जान लेते हैं। विधेयक, विधेयक क्या होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। तो विधेयक लिखित दस्तावेज होता है जो संबंधित विधि से संबंधित चीजें लिखी रहती है, यानी कि जिस संदर्भ में हमें विधि बनाना है उससे ही संबंधित चीजें इस विधेयक में लिखी रहती है। ये विधेयक यानी ये लिखित दस्तावेज जिसको हम विधेयक कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया जाता है। जब ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति महोदय इस लिखित दस्तावेज यानी कि विधेयक पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो यही विधेयक विधि बन जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि विधेयक कितने प्रकार का होता है। तो विधेयक मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो हम पहले जान लेते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। तो साधारण विधेयक 2 प्रकार का होता है। गैर सरकारी साधारण विधेयक और सरकारी साधारण विधेयक। अब गैर सरकारी साधारण विधेयक और सरकारी विधेयक में क्या अंतर है। तो गैर सरकारी साधारण विधेयक हमेशा किसी सांसद द्वारा पेश किया जाता है और संबंधित सचिवालय में पेश किया जाता है, और सरकारी साधारण विधेयक हमेशा किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और ये हमेशा सदन के किसी सभा में पेश किया जाता है। यानी कि साधारण विधेयक को, सरकारी साधारण विधेयक को कोई भी मंत्री पहले या तो लोकसभा में पेश कर सकता है या पहले राज्यसभा में पेश कर सकता है। अब थोड़ा गैर सरकारी साधारण विधेयक के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अगर कोई भी सांसद गैर सरकारी साधारण विधेयक को पेश करता है, अगर और लोकसभा से है तो लोकसभा के सचिवालय में पेश करेगा। अगर वो सांसद जो गैर सरकारी विधेयक को पास कर रहा है, अगर वो राज्यसभा से है तो राज्यसभा के सचिवालय में पेश करेगा। साधारणतः गैर सरकारी साधारण विधेयक को पारित होने की संभावना कम ही रहती है। जो पारित होता है सरकारी साधारण विधेयक ही होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सरकारी साधारण विधेयक जो है किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और मंत्री द्वारा सदन के किसी भी सभा में पहले पेश किया जा सकता है। अगर मंत्री सरकारी साधारण विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश करते हैं
तो ये मंत्री जो सरकारी साधारण विधेयक को पेश करते हैं, उस विधेयक को पढ़ के सुनाते हैं सदन में। उसके बाद उस पे बहस होता है, उसके बाद मतदान होता है। अगर मतदान साधारण बहुमत से हो जाता है तो वो लोकसभा से पारित माना जाता है। फिर यही मंत्री राज्यसभा में इस विधेयक को पढ़ते हैं, फिर उस पे बहस होती है, फिर मतदान होता है। अगर राज्यसभा से भी ये विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति महोदय इस पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये विधेयक विधि बन जाता है। अब एक और कंडीशन है, मान लीजिए कोई मंत्री सरकारी साधारण विधेयक को लोकसभा में पेश किए, वहां बहस हुआ, वहां मतदान हुआ और वहां से वो बहुमत से पारित हो गया, साधारण बहुमत से। फिर वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा अगर इस विधेयक को रोक ली, मतलब इस विधेयक को 6 महीने तक राज्यसभा रोक सकती है। अगर ये विधेयक राज्यसभा द्वारा 6 महीने तक रोक ली जाती है तो ये विधेयक नष्ट हो जाता है। इस विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक करते हैं। जब संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों, जितने भी सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, टोटल सदस्यों के साधारण बहुमत से अगर विधेयक पुनः पारित हो जाता है और वो पारित होने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक विधि बन जाता है। ध्यान रहे कि जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। ध्यान रहे कि पदेन सभापति या उपराष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि उपराष्ट्रपति या पदेन सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, अब धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं। मैं जब लोकसभा अध्यक्ष बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो धन विधेयक में किन किन चीजों से संबंधित चीजें रहती है, जैसे केंद्र सरकार लोगों द्वारा जो कर वसूलती है उससे संबंधित इसमें प्रावधान होते हैं। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। जहां साधारण विधेयक, सरकारी साधारण विधेयक सबसे पहले या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता था या सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता था, वहीं धन विधेयक की शर्त ये है कि सबसे पहले ये लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। जब लोकसभा से ये साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो ये विधेयक राज्यसभा में जाता है। जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन तक ये रोक सकती है राज्यसभा, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा द्वारा ये पारित हो गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धन विधेयक पे राज्यसभा का कोई अधिकार या पावर नहीं है। वहां से अगर पारित नहीं भी होता है तो ये मान लिया जाता है कि 14 दिन के बाद ये राज्यसभा द्वारा पारित हो गया है। फिर हम जान लेते हैं वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक धन विधेयक की ही तरह पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, उसके बाद ये लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे 6 महीने तक इसको रोक सकती है। अगर 6 महीने तक वित्त विधेयक
अगर राज्यसभा द्वारा रोक लिया जाता है तो ये नष्ट हो जाता है। तो इसको नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति वित्त विधेयक पे भी संयुक्त बैठक करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि धन विधेयक पे राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक की शक्ति नहीं है, यानी कि धन विधेयक पे संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा नहीं हो सकता है। लेकिन वित्त विधेयक अगर 6 महीने तक राज्यसभा रोक लेती है तो उस विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। फिर संयुक्त बैठक द्वारा उसको पारित कराया जाता है। फिर जब वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और उस विधेयक पे, वित्त विधेयक पे जब हस्ताक्षर हो जाता है राष्ट्रपति का, तो वो वित्त विधेयक विधि बन जाती है। तो अब जान लेते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक है क्या, इनमें अंतर क्या है। दोनों नामों से लग रहा है कि एक जैसा है, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक बराबर होता है, वित्त विधेयक बराबर होता है धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक। वित्त विधेयक बराबर होता है धन विधेयक प्लस साधारण विधेयक, यानी कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि प्रत्येक वित्त विधेयक में धन विधेयक के साथ साथ साधारण विधेयक भी जुड़ा रहता है। तो अब जान लेते हैं कि जो ये विधेयक है दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में समानता ये है कि दोनों विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ठीक। और दोनों में अंतर ये है कि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के बाद भी राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि ये राज्यसभा द्वारा पारित हो गया है। धन विधेयक पे संयुक्त बैठक की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। वहीं वित्त विधेयक के पास ये शक्ति है कि अगर वो लोकसभा द्वारा पारित हो गया है और राज्यसभा उसे 6 महीने तक रोक सकती है। इसमें ये विधेयक नष्ट न हो, इसको बचाने के लिए राष्ट्रपति महोदय इस पे संयुक्त बैठक भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं संविधान। आप जान लेते हैं कि वित्त विधेयक के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। वित्त विधेयक के अंतर्गत बजट से संबंधित, वित्त विधेयक के अंतर्गत बजट से संबंधित जो भी प्रावधान है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आती है। अब हम जान लेते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में या सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यानी संविधान संशोधन विधेयक पहले या तो लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है या पहले राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पहले पेश किया जाता है और वहां से वो पारित हो जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वहां से वो भी पारित हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, तो वो संविधान संशोधन विधेयक विधि बन जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो गया और राज्यसभा उसे अस्वीकार कर दिया तो वो विधेयक नष्ट हो जाता है। इस संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान संशोधन विधेयक पर अगर राज्यसभा इसे अस्वीकार कर दी तो ये विधेयक नष्ट हो जाता है। इस पे राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर
लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति है। अब जान लेते हैं, अब संविधान संशोधन विधेयक में कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसको साधारण बहुमत द्वारा भी पारित कराया जाता है, तथा कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसको विशेष बहुमत द्वारा भी पारित कराया जाता है। तो कुछ विधेयक जान लेते हैं कि किस में साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित कराया जाता है, तथा कुछ को हम जान लेते हैं कि कौन से कुछ विधेयक हैं जिसपे विशेष बहुमत द्वारा भी पारित कराया जाता है। तो साधारण बहुमत का मतलब ये हुआ कि आधे से अधिक जितने भी सदन में सदस्य हैं उसमें अगर आधे से अधिक कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। वही विशेष बहुमत का मतलब ये है कि 2/3 सदस्य, सदन में जितने भी सदस्य हैं अगर उसके 2/3 सदस्य से वो पारित हो जाता है तो उसे 2/3 या विशेष बहुमत कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो जैसे नए राज्यों का जब निर्माण होता है तो नए राज्यों का निर्माण होता है या राज्य के विधानमंडल में जब राज्य के विधानमंडल हम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि राज्यों की विधानमंडल भी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। हर राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है या है तो उसे नष्ट करने के लिए, अगर नहीं है तो वहां विधान परिषद लाने के लिए भी संविधान संशोधन विधेयक हम पारित कराते हैं। दो चीजें, अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो या विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो तो हम साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा और राज्यसभा से संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से ये विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग जाती है तो ये संविधान संशोधन विधेयक विधि बन जाता है। ये तो साधारण बहुमत द्वारा हुआ। और विशेष बहुमत द्वारा हम थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अगर उसकी पद्धति में हमको परिवर्तन करना है या जो 7वीं अनुसूची है, जब हम संविधान पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं अनुसूची के 7वीं अनुसूची में अगर हमको कोई परिवर्तन करना है, कुछ फेरबदल करना है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना पड़ता है। जब ये 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित हो जाता है, फिर 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति महोदय इस पे अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये संविधान संशोधन विधेयक पुनः विधि बन जाता है। तो आज हम चर्चा किए कि संविधान के अंतर्गत संसद में विधि का निर्माण कैसे किया जाता है, विधेयक क्या होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।